हेलो बच्चों, क्या तबीयत पानी, कैसा हुआ आज का पेपर? होपफुली अच्छा हुआ होगा, है ना? अच्छा हुआ है तो बहुत अच्छी बात है बेटा। नहीं अच्छा हुआ है तो हम लोग इम्प्रूव करेंगे, है ना? तो चलो बच्चा देखो, अगर हम लोग आज का पेपर का तुम्हारा जो हुआ है उसका पेपर 1 का सोल्यूशन लेके आए हो, ठीक है बच्चा? वीडियो को देखो और अपनी गलतियों को इससे फिल्टर करो, है ना बच्चा? तुम्हारा जो भी परसेंटेज आया हो x%, है ना, कोशिश करो कि अगले टेस्ट में हम x+1% लाएंगे, ठीक है बच्चा? तो देखो पेपर 1 का हमारा पहला सवाल स्टार्ट हो रहा है क्वेश्चन नंबर 19 से, ठीक है बच्चा? पेपर 1 का पहला सवाल स्टार्ट हो रहा है क्वेश्चन नंबर 19 से, और क्वेश्चन कहता है बेटा द स्विच S1 इज क्लोज्ड फॉर ए लॉन्ग टाइम। कहता है स्विच S1 को लंबे समय के लिए हमने क्लोज कर दिया, इसलिए ताकि स्टेडी स्टेट आ सके, है ना बेटा? while S2 remains open, S2 हमारा ओपन है। now at t equal to 0 S2 is closed while S1 is opened, ठीक है? तो देखो बच्चा, जब S2 हमारा ओपन है और S1 क्लोज्ड है ना? S1 हमारा बच्चा क्लोज्ड है और S2 ओपन है ना? तो डायग्राम कैसा बना होगा देखो, S1 हमारा क्लोज कर दिया जाए, S2 हमारा ओपन हो, तो इस सर्किट में ये रहेगा हमारा सेल, स्विच क्लोज हो चुका है बेटा वो। ये रेजिस्टेंस हमारा है R1, इधर हमारा ये कैपेसिटर है बच्चा, और ये रेजिस्टेंस हमारा है 2R, ठीक है? तो देखो बेटा, जब ये स्टेडी स्टेट पे आ चुका होगा, इसका मतलब एक कैपेसिटर फुल चार्ज हो चुका होगा बेटा, है? और एक कैपेसिटर जो कि हमारा फुल चार्ज हो चुका होगा, चलो मान लेते हैं चार्ज Q नॉट आ गया होगा बेटा, तो Q नॉट चार्ज कितना हो जाएगा? Q नॉट इक्वल टू C इंटू इसका EMF जाई, इसके बराबर हो जाएगा ना, क्योंकि स्टेडी स्टेट में आने के बाद सर्किट में करंट जीरो हो जाता है, ठीक है? अब देखो, अब हम कहते हैं बेटा t मोर देन इक्वल टू 0। अब क्या हुआ? अब तुमने S1 को ओपन कर दिया और S2 को क्लोज कर दिया, ठीक है? अब देखो कैसे बन जाएगा सर्किट। ये रहेगा बेटा कैपेसिटर, ये रहेगा हमारा रेजिस्टेंस, ये रहेगा एक और रेजिस्टेंस 2R, है ना? और ये देखो हमारा इसमें है एमीटर, ठीक है बच्चा? तो देखो, अब कहता है एट टाइम t इक्वल टू 0 द रीडिंग ऑफ द एमीटर इज, देखो बच्चा t इक्वल टू 0 पे, t इक्वल टू 0 पे क्या कहोगे? चलो मान लेते हैं किसी भी टाइम t पे जब q चार्ज है, तो इस लूप में ऐसे करंट आएगा ना बेटा, तो कैसे कहोगे? -2IR, आगे बढ़ो, एमीटर कुछ लिखा नहीं है बेटा, तो आइडियल मान लो, है ना? अब यहां से इसमें जाओ, कितना हो जाएगा? कितना हो जाएगा बच्चा? ये हो जाएगा 3R, है ना? -3IR, आगे गए -2IR, इसको क्रॉस किए, प्लस Q/C इक्वल टू 0, ठीक है? प्लस Q/C इक्वल टू 0 हो जाएगा हमारा कब? t इक्वल टू 0 पे, ठीक है बच्चा? अब देखो, जब t इक्वल टू 0 की बात कही गई है, t इक्वल टू 0 की बात कही गई, तो हम क्या करेंगे? इस q को पुट कर देंगे बेटा, कितना? C जाए, तो क्या बन जाएगा हमारा? देखो ये बन जाएगा 5IR इज इक्वल टू Q/C, टाइम 0 है तो ये हो गया Q नॉट, ये तुम्हारा हो गया I जाई, तो ये कितना हो गया बेटा? जाई बाई 5R, t इक्वल टू 0 पे। इसका मतलब हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो गया, ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो गया, ठीक है? अब चलो चेक करें ऑप्शन नंबर बी को। देखो बेटा ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या कहता है? एट टाइम t इक्वल टू 0 रीडिंग ऑफ एमीटर इज 0, गलत ना बच्चा? चलो अब सी चेक करेंगे। हीट डेवलप्ड टिल t इक्वल टू 5RC Ln2 इन द रजिस्टर 3R इज 9/40 C स्क्वायर, ठीक है बच्चा? तो देखो, तो अगर मैं टाइम दे दूं t इक्वल टू 5RC Ln2, देखो बेटा अगर t इक्वल टू 5RC Ln2 दोगे, है ना, तो पहचानो कि 5RC हमारा क्या है? इसका हो जाएगा बेटा टाइम कांस्टेंट, है ना? इसका मतलब ये क्या हो जाएगा? ये हो गया टाउ Ln2, है ना? तो कैपेसिटर पे चार्ज कितना बोलोगे? Q इक्वल टू Q नॉट e टू द पावर माइनस t बाई टू। अब जब तुम्हें टाइम पुट कर दोगे बेटा, तो तुम्हारी वैल्यू हो जाएगी Q नॉट बाई 2, है ना? Q नॉट बाई 2, इसका मतलब कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा C जाई बाई 2, है ना बच्चा?
तो बताओ कितना एनर्जी कैपेसिटर ने लॉस किया, कैपेसिटर ने कितनी एनर्जी लॉस किया, जितनी लॉस किया वो सारी की सारी कहाँ हो गई, टोटल हीट डेवलप्ड। कितना हो जाएगा ये, तो कहेंगे यू इनिशियल माइनस यू फाइनल दैट इज इक्वल टू क्यू नॉट स्क्वायर बाई 2c माइनस क्यू नॉट बाई 2 का स्क्वायर बाई 2c। ठीक है बच्चा, कितना हो जाएगा ये हो जाएगा 1/2 माइनस 1/8 इज 3 क्यू नॉट स्क्वायर बाई 8c है ना बच्चा। अब इसमें क्यू नॉट की वैल्यू पुट कर लो, कितना था बच्चा ये सीजाई, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 3/8 सीजाई स्क्वायर है ना। अब देखो ये जो हीट डेवलप हुआ बेटा वो इन दोनों में हीट डेवलप हुआ ना, इन दोनों में डेवलप हुआ ना, तो इसको अगर मैं 1 मान लूं और इसको 2 मान लूं है ना, तो बोलोगे ना बेटा कि H1 प्लस H2 है ना, यही हमारा हो गया ये, बोलो ठीक है। और अब देखो बेटा किसी भी इंस्टेंट पे इनमें जो हीट डेवलप होगा बेटा वो सेम करंट की वजह से होगा, और थर्मल पावर होता है आई स्क्वायर आर। इसका मतलब पावर हीट जो डेवलप होगा बेटा वो रेजिस्टेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, इसका मतलब 2/3 ठीक है। तो H1/H2 कहेंगे तो 2:3 के रेशियो में आएगा। दो इक्वेशन सॉल्व कर लेंगे बेटा हम लोग है। हमसे क्या पूछा गया था, हमसे पूछा गया था इन 3R, इसका मतलब क्या निकालना हम लोग को, H2 क्या हो जाएगा, देखो H2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो कहोगे 3/5 इंटू 3/8 सीजाई स्क्वायर है ना बेटा, इसका मतलब 9/40, इसका मतलब हमारा सी ऑप्शन भी सही हो गया। डी कहता है बेटा आफ्टर टाइम t मोर देन 0 चार्ज ऑन द कैपेसिटर इज, देख लो फॉर्मूला है तो है ना, चार्ज ऑन द कैपेसिटर इज क्या होना चाहिए, सीजाई है ना, क्यू नॉट ई टू द पावर माइनस टी बाई टो, इसका मतलब हमारा डी ऑप्शन भी सही है। तो आंसर क्या है उसके हुए, ए सी और डी। ठीक है, अब देखिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 2, दैट इज क्वेश्चन नंबर 20। तो देखो बेटा जो हमारा क्वेश्चन नंबर 20 कहता है वो क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 20 कहता है कि द कंडक्टर ए बी ऑफ मास 1 किलोग्राम, 1 किलोग्राम का एक कंडक्टर है बेटा, स्लाइड कर रहा है ओवर 2 पैरेलल कंडक्टिंग रेल्स separated by a distance of 1 meter is in the region of inward uniform magnetic field B equal to 0.1 K। तो देखो बच्चा 20 नंबर का हमारा डायग्राम, 20 नंबर के डायग्राम में ये एक रेजिस्टेंस है बेटा, ये दिया है 2 ओम, यहां से एक और रेजिस्टेंस है, ये भी है 2 ओम है ना, यहां से एक और रेजिस्टेंस है, ये भी हमारा है 2 ओम है ना, और इन सबको आगे एक्सटेंड किया है ना, और इसमें अंदर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड आया B। ठीक, कितना है ये 0.1 टेस्ला। ठीक है, ये दूरी हमें दी है बेटा 1 मीटर, दूरी हमारी दी गई है 1 मीटर, और इसमें 1 kg का एक रॉड है, ये 1 kg का एक रॉड है बेटा है ना। ठीक है, और जो डिस्टेंस जो काम में आएगा वो हमारा 1 मीटर है। ठीक है, अब देखो सवाल में कहता क्या है, पहला सवाल क्या कहता है, देखो कि velocity of AB as a function of time t is v equal to v naught e to the power minus 600। ठीक है, हमें क्या निकालना है, AB को हमने बेटा v naught स्पीड से फेंक दिया, तो देखो बेटा AB को अगर तुम v naught स्पीड से फेंक दोगे तो हमेशा तो इतनी स्पीड रहेगी नहीं है ना, ये जो v naught स्पीड हमारा होगा बेटा वो तो t बराबर 0 पे होगा है ना। अब t सेकंड के बाद मान लो इसकी वेलोसिटी v है बेटा, तो t सेकंड के बाद अगर वेलोसिटी v है तो इसकी इंड्यूस ईएमएफ क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी BVL है ना, तो हमारा करंट क्या हो जाएगा, तो करंट हो जाएगा BVL बाई R। ठीक है बच्चा, तो करंट हो गया BVL बाई R, तो बोलो बच्चे इसके ऊपर मैग्नेटिक फोर्स क्या लगेगा, मैग्नेटिक फोर्स लगेगा ILB है ना, इसका मतलब कितना हो गया, ये हो गया B स्क्वायर L स्क्वायर V बाई R। ठीक है ना बेटा, तो कितना हो जाएगा, एक्सेलरेशन इक्वल टू
पीछे फोर्स लगेगा ना, ये लेंज लॉ के अकॉर्डिंग फोर्स बाय मास है ना। तो कितना हो गया ये माइनस ऑफ बी स्क्वायर एल स्क्वायर बी बाई एम आर। अब इन सारी वैल्यूज को बेटा पुट कर लो तो हो जाएगा नेगेटिव। बी हमारा है बेटा 0.1 का स्क्वायर 0.01, ये 1 ये 1, आर हमारा 2 + 2 + 2 6, कितना हो जाएगा ये हो जाएगा v बाई 600 है ना बेटा। और देखो वेरिएबल हमारा एक्सीलरेशन है बेटा, ये हो जाएगा dv अपॉन dt है। तो क्या हो जाएगा हमारा, देखो ये हमारा हो गया बेटा dv अपॉन dt इक्वल टू माइनस v बाई 100। देखो बेटा dv अपॉन dt आ गया हमारा माइनस v बाई 600 है ना। अब क्या करेंगे आगे, देखो दिख रहा होगा तुमको, वेरिएबल हमारा एक्सीलरेशन है बेटा है। तो कैसे करेंगे इसको हम लोग, dv अपॉन v इक्वल टू माइनस dt बाई 600। अब इसको इंटीग्रेट कर लो 0 से t और ये बेटा v0 से v, तो क्या हो जाएगा v इक्वल टू v0 e टू द पावर माइनस t बाई 600 है ना बेटा। इसका मतलब हमारा पहला ऑप्शन बिल्कुल सही हो गया। ठीक है, अब देखते हैं सेकंड ऑप्शन में। The velocity of rod becomes v0 by 2 at t equal to 600 ln2 है ना बेटा। टाइम है पुट करना है कितना 600 ln2 है ना। पुट करके देखो बेटा, पुट करोगे तो b भी सही आ जाएगा तुम्हारा। C कहता है इंड्यूस्ड करंट इज v0 by 120 as t equal to 600 ln2। देख लेते हैं C वाले में, देखो बेटा v हमारा हो जाएगा v0 by 2, कब होगा t equal to 600 ln2। तो देखो बेटा t equal to 600 ln2 करोगे तो v तुम्हारा हो जाएगा v0 by 2। तो देखो तो I कितना हो जाता है तुम्हारा, I कितना था बेटा bvl by r ना, तो b vl by r और ये कितना है v0 by 2, तो b हो गया 0.1, ये हो गया 0.1, ये हो गया v0 by 2, ये हो गया l कितना हमारा 1 मीटर डिवाइड बाई 6, तो आ गया ना v0 by 120। इसका मतलब सी ऑप्शन भी सही है। ठीक है, डी चेक करते हैं बेटा। डी कहता है इंड्यूस ईएमएफ एज ए फंक्शन ऑफ टाइम। इंड्यूस्ड ईएमएफ एज ए फंक्शन ऑफ टाइम में क्या है बताओ, डी में हमारा इंड्यूस ईएमएफ बेटा बी वी एल है ना, वी तुम निकाल चुके हो, पुट करो। ठीक है, चेक कर लोगे, ये भी हमारा सही आंसर है। ठीक है बच्चा, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। तो इसका आंसर क्या होगा, ए बी सी डी चारों सही होगा इसके है ना। अब आओ 21 में, देखो बच्चा क्वेश्चन नंबर 21 क्या कहता है, जो 19 लग गया क्वेश्चन नंबर, ये क्वेश्चन नंबर था बेटा 20 है ना। देखो बेटा क्वेश्चन नंबर 21 में 21 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, कहता है कि एक कैपेसिटर है कैपेसिटेंस C का और एक आइडियल इंडक्टर है बेटा इंडक्टेंस L का, उन दोनों को जोड़ दिया सीरीज में विद एन आइडियल बैटरी ऑफ ईएमएफ E। द रेजिस्टेंस ऑफ सर्किट हमारा है नेग्लिजिबल इफ इनिशियली कैपेसिटर इज अनचार्ज्ड एंड की इज क्लोज्ड एट t इक्वल टू 0। देखो बच्चा एक कैपेसिटर है, एक हमारा इंडक्टर है ना, और इसमें हमारा लगा है एक सेल और ये हमारा है स्विच, ये है C ये है L। ठीक है बेटा, ये जाई। ठीक, तो देखो बच्चा द रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट इज नेग्लिजिबल, रेजिस्टेंस कुछ भी नहीं है बेटा। कैपेसिटर स्टार्टिंग में था अनचार्ज और की क्लोज कर दिए, देन सिलेक्ट द करेक्ट अल्टरनेटिव्स इन द स्टेटमेंट है ना बेटा। इस स्टेटमेंट में हमको करेक्ट अल्टरनेटिव निकालना है। ठीक है, तो देखो पहला कहता है मैक्सिमम चार्ज ऑन द कैपेसिटर इज CE है ना बेटा। कैपेसिटर में मैक्सिमम चार्ज हमारा कितना कहता है, ये CE कहता है। ठीक है ना बेटा, बात समझा ना। तो देखो अब जब तुम कहोगे, जब तुम ऐसा कहोगे आने वाले सवाल में कि अगर हमारा चार्ज मैक्सिमम बेटा है ना, बोलो। ठीक है, तो देखो अगर चार्ज मैक्सिमम है इसका मतलब क्या होगा, तो कहोगे dq बाई dt ये हमारा होगा बेटा 0 होगा ना, dq बाई dt हमारा 0 हो जाएगा, इसका मतलब I 0 हो गया। बोलो कॉन्सेप्ट ऑफ मैक्सिमा एंड मिनिमा है। तो देखो बेटा इससे मतलब तो ये हुआ कि अगर I 0 है बेटा तो इंडक्टर का एनर्जी क्या होता है, हाफ L I स्क्वायर
इसका मतलब एनर्जी हमारी इसकी 0 हो गई है ना। इंडक्टर में एनर्जी 0 हो गई, इसका मतलब बेटा एनर्जी कहाँ है अभी, एनर्जी हमारा सारा कैपेसिटर में है ना बेटा, बोलो ठीक है ना। अब सोचने का देखो क्या होगा इसमें, जब इंडक्टर का एनर्जी 0 है इसका मतलब ये अनचार्ज स्टेट में है बेटा, और अनचार्ज स्टेट में है इसका मतलब बोलो क्या होना चाहिए, इसका मतलब क्या होना चाहिए कि अगर हमारा इंडक्टर में एनर्जी 0 है बेटा, इसका मतलब क्या हुआ कि अब तक जितने भी सेल ने वर्क किया है ना, ये सारा का सारा एनर्जी कहाँ जा चुका है बेटा, बोलो कैपेसिटर की एनर्जी को इंक्रीज करने में गया है ना। तो सेल ने कितना वर्क किया बोलो, क्यू आई है ना बेटा, और एनर्जी कितनी बढ़ी कैपेसिटर में, क्यू स्क्वायर बाई 2c, क्यू कट गया तो क्यू इक्वल टू क्या हो गया 2c जाई। इसका मतलब हमारा ऑप्शन नंबर ए गलत है बेटा, है ना, और बी हमारा सही हो गया। ठीक है, अब चलो सी में चेक करें, सी में क्या कहता है देखो, सी कहता है बेटा कि मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द इंडक्टर इज ई। कहता है बेटा पोटेंशियल डिफरेंस जो कि इंडक्टर के अक्रॉस मैक्सिमम है वो हमारा ई के बराबर है ना। तो देखो तो बच्चा अगर हमारा चार्ज यहाँ 2c जाई है, इसका मतलब बताओ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ कैपेसिटर कितना है बच्चा, अभी 2 जाई है ना बेटा, बोलो है ना, इसका पोटेंशियल डिफरेंस हमारा 2 जाई है। अब सोचो इसका पोटेंशियल डिफरेंस का मतलब क्या हुआ, तो कहोगे इसका पोटेंशियल डिफरेंस प्लस इसका पोटेंशियल डिफरेंस है ना बेटा, इसका मतलब अभी की अभी देखो इंडक्टर का कितना है बेटा पोटेंशियल डिफरेंस, तो इंडक्टर का पोटेंशियल डिफरेंस हमारा अभी अभी जाई है ना बेटा। ठीक है, तो अभी देखो आई अगर हमारा 0 है बेटा, मतलब ये सबसे ज्यादा विरोध कर रहा होगा, बोलो है कि नहीं, बात समझा। इसका मतलब यही इसका मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस है बेटा, इसका मतलब हमारा आंसर नंबर सी भी सही हो गया। ठीक है, डी देखो बच्चा, डी कहता है मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द इंडक्टर इज 2e, ये तो गलत हो गया बेटा, अगर सी सही है तो डी गलत है ना। अब चलो आ जाए क्वेश्चन नंबर 22 में। 22 कहता है बेटा कि an inductor, an ideal inductor having initial current 0, कोई आइडियल इंडक्टर है बेटा, इनिशियल करंट 0 है, एक रेजिस्टर है और एक आइडियल बैटरी है, आर कनेक्टेड इन सीरीज एट टाइम t इक्वल टू 0। देखो बच्चा एक आइडियल इंडक्टर मतलब इसमें अपना कोई रेजिस्टेंस नहीं है और एक रेजिस्टेंस है ना, और एक सेल, इसको जोड़ दिया बेटा हमने सीरीज में, सर्किट में जोड़ दिया है ना, टाइम t इक्वल टू 0 पे। एट टाइम t the battery supplies energy at the rate of pb, the resistor dissipates energy at the rate of pr, है ना बेटा, इसका रेट ऑफ एनर्जी हमारा है pb, इसका एनर्जी है बेटा pr और इसका है बेटा pl, है ना। ठीक है, तो देखो बेटा जितना एनर्जी देगा वही एनर्जी इन सब बटेगा ना, है कि नहीं। तो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के अकॉर्डिंग हमारा पहला आंसर बिल्कुल सही है ना बेटा, बोलो जितना पावर ये देगा बेटा वही इन दोनों में डिस्ट्रीब्यूट होगा और तो कहीं जाएगा नहीं, है ना। अब देखो बी, बी कहता है बेटा पी आर इज लेस देन पी एल फॉर ऑल टाइम टी, कहता है बेटा हमेशा इसका पावर कम होगा और इसका पावर ज्यादा होगा, गलत ना बच्चा। अभी देखो स्टेडी स्टेट में क्या हो जाएगा, इसका पावर तो 0 हो जाएगा बच्चा, करंट हो जाएगा कांस्टेंट तो पावर 0, जबकि इसमें पावर आता रहेगा ना, इसका मतलब हमारा बी ऑप्शन गलत है। सी देखो, सी कहता है P रेजिस्टेंस इज P लेस देन L ओनली नियर द स्टार्टिंग ऑफ सर्किट, एकदम स्टार्टिंग का होगा तो क्या होगा, करंट 0 होगा ना बेटा, बोलो है ना बेटा। तो करंट अगर 0 हो जाएगा तो इसकी एनर्जी 0 होगी बेटा, जबकि इसमें भी हमारा एनर्जी 0 होगी, है ना। पावर क्या बोलोगे आई स्क्वायर आर, पावर इसका 0 हो जाएगा, है ना। लेकिन देखो बेटा इसका पोटेंशियल डिफरेंस 0 तो होगा ही ना बेटा, क्या होगा बोलो V इंटू आई, है ना बेटा, पावर क्या होगा इसका V इंटू आई, इनिशियल इसका भी 0, इनिशियल इसका भी 0, है ना। अब जैसे जैसे करंट ग्रो करेगा, है ना बेटा, क्या कहते हो इसका जो पावर का ग्राफ कैसा बनता है बोलो, बता देना, पहले बढ़ता है फिर घटता है ना बेटा, जबकि इसका क्या होगा लगातार बढ़ता जाएगा बेटा, बोलो 0 से स्टार्ट ये भी हुआ, 0 से स्टार्ट ये भी हुआ। इसका ग्राफ कैसा था याद है ना, इसका ग्राफ बताया था बेटा इंडक्टर का, मैंने ऐसा बताया था ग्राफ,
और रेजिस्टेंस का ग्राफ कैसे होता है बेटा, लगातार बढ़ती जाता है ना पावर, बोलो ऐसा, तो क्या कहोगे, शुरुआत में ये कम रहेगा बेटा और उसके बाद क्या होगा फिर, समझ गए ना बेटा। इसका मतलब हमारा ऑप्शन नंबर सी सही है बेटा, बोलो ठीक है। अब कहता है पी आर इज मोर देन पी एल ओनली नियर द, ये तो गलत है बेटा, डी है ना। अब आओ 23 में, क्वेश्चन नंबर 23 देखो बच्चा, कहता है दो स्फेरिकल बबल्स है बेटा वैक्यूम में आर कनेक्टेड थ्रू ए नैरो ट्यूब, दो बबल मान लो, ये बबल को एक नैरो ट्यूब से जोड़ दो, है ना बेटा, ठीक है। तो क्या कहता है देखो, रेडियस ऑफ लेफ्ट बबल इज आर, इसका रेडियस है बेटा कैपिटल आर, रेडियस ऑफ इज आर एंड दैट ऑफ राइट इज स्लाइटली स्मॉलर देन आर, क्या बोले, स्लाइटली स्मॉलर देन आर, है ना बेटा, स्लाइटली स्मॉलर देन आर, हल्का सा कम। एयर फ्लोज फ्रॉम राइट टू लेफ्ट वेरी स्लोली, राइट से लेफ्ट में आए, क्यों, देख रहे हो जिसका रेडियस कम होगा बेटा वहां हल्का सा ज्यादा प्रेशर होगा ना, तो एयर हमारा यहां से इधर मूव करेगा। अब कहता है एट एनी इंस्टेंट r1, किसी भी इंस्टेंट पे r1 a1 b1 n1 और रेडियस इसका हमारा है r1 b1 a1 और n1, क्या है ये सब, ये है बेटा रेडियस है, सरफेस एरिया है, वॉल्यूम है, नंबर ऑफ मोल ऑफ गैस है, और ये हमारा है बेटा R2, ये हमारा है A2, ये हमारा है V2 और ये हमारा है N2, है ना बेटा, ठीक है ना। तो देखो बच्चा, इसमें कहता है एज्यूमिंग टेम्परेचर हमारा कांस्टेंट है, मतलब क्या मान के चलना है, आइसोथर्मल प्रोसेस। तो पहला सवाल कहता है बेटा कि बाद में जो R2 है वो R√2/5 होगा, कब का दिया हुआ बेटा, ये किसी खास समय पे है ना, किसी खास समय पे है, तो कहता है R2 बराबर होगा बेटा R√2/5। देखो बेटा इसी में लिखा आगे, सपोज एट एनी इंस्टेंट, किसी भी इंस्टेंट पे नंबर ऑफ मोल्स इन द लेफ्ट बबल इज 4 टाइम्स ऑफ नंबर ऑफ मोल्स इन द राइट बबल। देखो बच्चा कहता है स्टार्टिंग में तो दोनों का साइज लगभग सेम था बेटा, तो दोनों में नंबर ऑफ मोल्स सेम ही रहा होगा स्टार्टिंग में लगभग, है ना बेटा, ठीक है। लेकिन अभी देखो क्या कहता है, जब n1/n2 की वैल्यू है ना, नंबर ऑफ मोल लेफ्ट वाले में उस वाले से 4 गुना बड़ा है बेटा, इसका मतलब n1 इक्वल टू अभी क्या है 4n2 है ना, ठीक है, ठीक है बच्चा। तो हमसे पूछा गया अभी R1 R2 की वैल्यू पूछी गई है ना, A1 प्लस A2 पूछा गया, V1 प्लस V2 पूछा गया, ठीक है। तो देखो बच्चा अगर हम इसके ऊपर बात करें तो n1 इक्वल टू 4n2, लेकिन टोटल नंबर ऑफ मोल तो कांस्टेंट रहेगा बेटा, क्या बोलोगे, अगर हम इसकी बात करते हैं ना तो क्या लिखोगे, बोलो, लिखोगे बेटा n1 प्लस n2 शुड बी इक्वल टू कितना बच्चा 2n होना चाहिए, है ना। अब देखो n1 क्या हो जाएगा हमारा, पुट कर लो यहां से, तो कितना हो जाएगा n1 प्लस n1/4 इज इक्वल टू 2n, इसका मतलब 5/4 इंटू n1 इज इक्वल टू 2n बेटा, ठीक है। अब ध्यान देना सवाल में लिखा हुआ था बेटा बाहर वैक्यूम है ना, बाहर वैक्यूम है, इसका मतलब बाहर का प्रेशर 0 है, इसका मतलब इसके अंदर जो भी प्रेशर है बेटा वो क्या है एक्सेस प्रेशर है, ठीक है, 4s/r। तो पहले कितना था, तो 5/4 इंटू नंबर ऑफ मोल क्या लिखोगे PV/RT, तो PV क्या हो जाएगा 4s/R इंटू वॉल्यूम 4/3 πr³ डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा बच्चा ये 4 इंटू RT, है ना। और क्वेश्चन में लिखा है बेटा कि नंबर ऑफ मोल चेंज नहीं करेगा, n1 है ये, तो R की जगह पे R1, R की जगह पे R1, है ना। फाइनली में आओ तो 2 इंटू 4s/R इंटू 4/3 पाई R³ डिवाइड बाई R इंटू T, है ना बेटा, ध्यान से
ये गैस कांस्टेंट है, ये तो कैंसिल हो गया, है ना। अब देखो 4/3 पाई 4/3 पाई 4s कैंसिल हो गया बच्चा, है ना। तो देखो अभी क्या बचा तुम्हारा एक्सप्रेशन, तुम्हारे एक्सप्रेशन में जो बचा है बेटा उसका रिजल्ट क्या आने वाला है देखो। तो 2 को इधर ले आओ तो क्या हो गया 5/8 r1 स्क्वायर इक्वल टू, यहाँ क्या बचा r स्क्वायर। इसका मतलब क्या हो गया बच्चा, r1 इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 8/5 इंटू r। ठीक है बच्चा, ये हमारा आ गया r1। ठीक है बच्चा, है ना। तो r1 इक्वल टू हो गया, ऑप्शन नंबर बी आ गया देखो, ऑप्शन नंबर बी आ गया। ठीक है, अब अगर निकालना चाहो क्या तुम, अब निकालना चाहो बेटा तुम R2। ठीक है, तो R2 कैसे निकालोगे, जैसे मैंने यहां निकाला, इसमें N1 को लिखा ना बेटा N के फॉर्म में, वैसे N2 का भी निकाल लोगे, है ना बेटा। तो ए बी चेक कर लोगे तुम, तुम्हारा ए बी सही आ जाएगा। ठीक है, अब देखो बेटा सी वाले में क्या था, a1 प्लस a2 इक्वल टू कॉन्स्टेंट, है ना बेटा। a1 प्लस a2 इक्वल टू कॉन्स्टेंट ना ध्यान से, तो इसमें से गैस बेटा इसमें गई, है ना बेटा, इसमें से गैस इसमें गई, और सवाल में क्या लिखा है, बहुत स्लोली गया है ना बेटा। स्लोली गया तो जितना एनर्जी इसके पास था बेटा, है ना, वो इसके पास फ्लो कर रहा है। इसका मतलब सिस्टम की पूरी एनर्जी तो कांस्टेंट है, एनर्जी कहीं जा नहीं रही, है ना बेटा। ठीक, तो क्या बोलेंगे, पहले हमारा कितना एनर्जी था, तो बोलेंगे सरफेस टेंशन S इंटू एरिया, है ना बेटा। बाद में कितना एनर्जी है, सरफेस टेंशन इंटू एरिया, है ना। S तो कांस्टेंट ही है, तो टोटल एरिया भी सेम होना चाहिए ना बेटा। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा, सी भी हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, अब देखो V1 प्लस V2 इक्वल टू कॉन्स्टेंट, वॉल्यूम अगर कर दोगे बेटा कांस्टेंट तो फिर क्या हो जाएगा, ये तो आइसोकोरिक हो जाएगा फिर ना, ऐसी बात तो है नहीं, यहाँ तो आइसोथर्मल है बेटा, है ना। तो डी भी हमारा गलत है बेटा। ठीक है, अब चलो आगे बढ़े 24 में। 24 कहता है बेटा ए प्रोटॉन इज फायर्ड फ्रॉम द ओरिजिन, ओरिजिन से फायर किया गया, वेलोसिटी क्या दिया गया देखो v0 vx, v0 है v0 j कैप, v0 j कैप प्लस v0 k कैप, है ना बच्चा। ये वेलोसिटी है इन ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, इन ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड v0 j कैप, है ना। अब देखो सबसिक्वेंट मोशन बोल दो बच्चा, कैसा होगा, ये हमारा बेटा y डायरेक्शन में, यहाँ देखो y और z दोनों है ना बेटा। इसका मतलब कंफर्म हो गया ना बेटा, पाथ क्या बनेगा बोलो, हेलिकल पाथ बनेगा, है ना, हेलिकल पाथ बनेगा ना। ठीक है, अब देखो बच्चा कहां से फेंका गया था इसको, ओरिजिन से, देखना ध्यान से बच्चा। तो अगर मैं ऐसे बोलूं बेटा x एक्सिस, है ना, ठीक है, और ऐसे बोलूं मैं y एक्सिस, और यूं z एक्सिस, और भाई यहां से देखो क्या बोलोगे, ऐसे दिखेगा तुमको y, यूं दिखेगा z, है ना बेटा, और बाहर की तरफ दिखेगा तुमको x, यहां से देखोगे तो, है ना। अब देखो बच्चा मैग्नेटिक फील्ड हमारा है बेटा इधर, इधर है बेटा मैग्नेटिक फील्ड, यहां कहोगे बेटा इधर है मैग्नेटिक फील्ड, है ना। अब देखो जो वेलोसिटी हमारी है बच्चा, वो कैसी वेलोसिटी है, वेलोसिटी हमारी है बच्चा कैसे, v0 j कैप v0 k कैप, है ना बच्चा। मतलब v0 j कैप और v0 k कैप, है ना बेटा। तो v0 j और v0 k, इसकी वजह से क्या होगा, ये ऊपर बढ़ता जाएगा बेटा स्ट्रेट लाइन में, है ना। अब देखो बेटा यहां से ऐसे वेलोसिटी है, और ये मैग्नेटिक फील्ड का फोर्स देखना चाहते हो, तो ऐसे भी अंदर लगेगा फोर्स, बेटा बोलो, तो अंदर जाएगा, ये यहां से अंदर जाएगा, है ना, और वेलोसिटी ऊपर खींचेगा, तो ऐसे घूम करके यहां से देखो डायग्राम देख लो, इसको देखो बेटा यहां से, इसको अगर तुम ऊपर से देखो, है ना, ऊपर से देखो तो क्या दिखेगा, u दिखेगा बेटा x, और u दिखेगा तुमको z, है ना बच्चा। वेलोसिटी हमारी v0 j कैप v0 k कैप, ऐसे बेटी होगी वेलोसिटी बोलो, है ना। j कैप तो हमारा मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल है, वो तो मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल में आगे बढ़ता ही जाएगा बेटा बोलो,
किसकी वजह से? इसकी वजह से। मेन बात करनी है बेटा हमें इसके लिए। अब देखो बेटा मैग्नेटिक फील्ड हमारा जे कैप है ना? तो इधर से देखोगे बेटा है तो वाई एक्स होगा बेटा ऊपर की ओर, इसका मतलब ऊपर की ओर होगा बेटा हमारा मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, तो अब देखो कैसा फोर्स लगेगा, ऐसे हो गया वेलोसिटी, ये हो गया फील्ड, ऐसे लगेगा फोर्स, है ना? इधर लगेगा फोर्स, तो क्या होगा? सर्किल इसका ऐसे बनेगा ना बेटा, बोलो ऐसे नहीं बनेगा सर्किल, बताओ बोलो, ऐसे नहीं बनेगा बेटा सर्किल इसका, है ना? यू घूमते हुए यू घूमते हुए यू घूमते हुए यहाँ पे आएगा। अब देखो बेटा पहला ऑप्शन कहता है इट्स जेड कोऑर्डिनेट कैन नेवर बी नेगेटिव। देखो तो जेड यहाँ जीरो है ना बेटा, नीचे पॉजिटिव है तो ऊपर नेगेटिव है, तो ये ऑप्शन गलत हो गया। बी देखो एक्स कोऑर्डिनेट कैन नेवर बी पॉजिटिव। देखो तो बच्चा हमेशा ये नेगेटिव एक्स में रहा ना, तो बी हमारा आंसर सही हो गया। सी देखो इट्स एक्स एंड जेड कोऑर्डिनेट कैन नॉट बी जीरो एट द सेम टाइम। हो तो गया है, ऑरिजिन से स्टार्ट किया ना बेटा, यहीं से स्टार्ट किया था ना, बोलो तो एक्स कोऑर्डिनेट जेड कोऑर्डिनेट जीरो हो गया ना बेटा। अब देखो जब तुम्हारा घूम करके आएगा बेटा तो बार बार यहाँ से आएगा, है ना? इसका मतलब वहां से ऐसे आएगा बेटा, यहाँ से ऐसे आएगा, ठीक है, और एक्स तो बाहर है ना बेटा, यहाँ से ऐसे घूम करके ऐसे आएगा बेटा, बोलो बार बार, तो क्या होगा? जब जब वाई को क्रॉस करेगा तब क्या होगा? होगा बेटा एक्स और जेड जीरो, तो सी हमारा गलत हो गया। डी देखो इट्स वाई कोऑर्डिनेट will be proportional to time of flight. Y coordinate will be proportional to time of flight. सही बात बेटा, y coordinate की तो स्पीड है ना कांस्टेंट, जब स्पीड होती है बेटा कांस्टेंट तो s इक्वल टू vt होता है ना, तो y डायरेक्शन में s प्रोपोर्शनल टू टाइम हमेशा है ना बेटा, तो डी हमारा आंसर सही हो गया। ठीक है, अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 25 में। क्वेश्चन नंबर 25 देखा जाए बेटा। 25 में कहता है कि 25 में कहता है कि two capacitors 2 microfarad and 3 microfarad are charged to 150 volt and 120 volt respectively, है ना बेटा? डायग्राम में देखो, एक ये है बेटा कैपेसिटर और एक हमारा ये है कैपेसिटर, है ना? ठीक है, इसमें हमारा चार्ज है बेटा ये माइनस और ये प्लस, 120 वोल्ट है बेटा और 3 माइक्रोकूलम है, इसका मतलब कितना हो गया? 360 माइक्रोकूलम, है ना बेटा? और एक कैपेसिटर है 3 माइक्रोफैराड का। उधर देखो ये है बेटा ये प्लस और ये माइनस, ये है बेटा 2 माइक्रोफैराड का और पोटेंशियल 150 वोल्ट, तो 300 माइक्रोकूलम। ठीक है, इसके ऊपर से एक और कैपेसिटर आया, a discharge capacitor of capacity 1.5 microfarad falls on the free end, यहां से गिरा बेटा और इसमें हो गया कनेक्ट, है ना? इस पे पहले चार्ज जीरो है लेकिन इसकी कैपेसिटी है बेटा 1.5 माइक्रोफैराड। ठीक है ना? देन आफ्टर सिस्टम कम्स इन स्टेडी स्टेट, जब ये स्टेडी स्टेट में आ जाएगा तो ठीक। चलो देखो बच्चा, तो देखो बेटा मैंने ऐसा मान लिया कि ये पॉजिटिव प्लेट है ये नेगेटिव प्लेट है, तुम चाहो तो उल्टा ही मान सकते हो। तो मान लो बेटा इसके ऊपर चार्ज आ गया Q, है ना बेटा? सुनो ध्यान से, तो पॉजिटिव वाले से चार्ज फ्लो कर गया पॉजिटिव वाले में, मतलब पॉजिटिव में से पॉजिटिव निकल गया तो चार्ज यहाँ घट जाएगा ना बेटा, बोलो, है? लेकिन देखो नेगेटिव वाले से भी नेगेटिव निकल जाए तो भी चार्ज घटेगा, इसका मतलब इसका भी चार्ज क्या हो जाएगा? -2। सोचो -2 में से -1 निकालो तो -2 माइनस ऑफ -1 इज -1 ना बेटा, मैग्नीट्यूड घट गया ना। ठीक है, अब देखो लूप में घूम जाओ, इस लूप में घूम जाओ, है ना बेटा? तो ऐसे आए तो क्या टच किया? नेगेटिव, तो हो गया प्लस कितना? 360 माइनस Q बाई 3। आगे बढ़ो, टच किए माइनस लिखेंगे प्लस 300 माइनस Q डिवाइड बाई 2। आगे बढ़े प्लस तो आएगा माइनस Q बाई 1.5 इक्वल टू 0। ठीक है बेटा, सबको 6 से मल्टीप्लाई कर दो, क्या हो जाएगा? 720 माइनस 2Q प्लस 900 माइनस 3Q माइनस ये हो जाएगा बेटा 4Q, है ना? इज इक्वल टू 0। 4 3 7 2 9, तो हो गया बेटा 9Q इज इक्वल टू, एक बच्चा कितना हो गया? 1620 ना बेटा,
1620 ना, इसका मतलब Q कितना आ गया बेटा 180 माइक्रोकूलम है ना। इसका मतलब देखो बच्चा ए ऑप्शन सही हो गया ना हमारा, ठीक है। अब कहता है बी में चार्ज ऑन 2 माइक्रोफैराड विल बिकम कितना 120। देखो बेटा अगर हम 2 माइक्रोफैराड की बात करें, इसकी बात करें है ना बेटा, यहां से अगर हमारा कितना चार्ज निकल गया बेटा 180 निकल जाए ऊपर, तो 300 में से 180 निकल गया, क्या बचेगा 120। तो बी भी हमारा सही है। सी चलो चेक करें, पॉजिटिव चार्ज फ्लोज फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। देखते हैं बच्चा ये वाला पॉइंट, इसको देख ध्यान से बेटा। पॉजिटिव चार्ज ऐसे फ्लो कर गया ना बेटा, तो यहाँ ऐसे फ्लो किया, तो यहाँ ऐसे फ्लो किया, यहाँ ऐसे फ्लो किया, बोलो बच्चा ठीक है। तो क्या हुआ लेफ्ट से राइट है ना बच्चा, तो सी हमारा सही और डी हमारा गलत, ठीक। अब देखा जाए क्वेश्चन नंबर 26। देखो बच्चा कहता है 3 ब्लॉक्स हैं, बनाया जाए। देखो बच्चा 26 में 26 नंबर में कहता है बेटा 3 ब्लॉक्स हैं, ये एक ब्लॉक, ये पुली और ये हमारा ब्लॉक, ये हमारा ब्लॉक, ठीक है बच्चा। ये हमारा एम, ये हमारा एम और ये हमारा एम, ठीक है। सबका क्रॉस सेक्शन का बेटा वायर का क्रॉस सेक्शन एरिया इक्वल है, सारे वायर हमारे इक्वल क्रॉस सेक्शन के हैं, ठीक है। अब कहता है स्ट्रेन इन द वायर, दोनों सबका यंग्स मॉडुलस भी सेम बेटा है ना, सबका यंग्स मॉडुलस भी सेम है। इसका मतलब मेन हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट है, हमारे लिए मेन पॉइंट है बेटा फोर्स, है ना। तो देखो तो इसमें कितना फोर्स आएगा, इसमें कितना फोर्स आएगा, बोलो। अगर सोच रहे हो क्या mg होगा तो तुम गलत हो बेटा, है ना, क्योंकि सिस्टम रेस्ट में नहीं है, मूव करेगा ना बेटा ये। तो देखो हमारा ये सिस्टम ये नीचे आएगा बेटा, तो मान लो इसका एक्सीलरेशन a है ना, तो a कितना हो जाएगा, सॉल्व करो, m1 mg माइनस t1 बराबर m1 a, फिर t1 प्लस m1g माइनस t2 बराबर ma, फिर t2 बराबर ma, सबको ऐड करो तो आ जाएगा तुम्हारा कितना, देखो ये आ जाएगा 2mg डिवाइड बाई 3m, इसका मतलब 2g बाई 3 है ना बेटा। तो इसके लिए अगर निकालना है तो इसको मान लिया मैंने टेंशन t2, इसको मैंने मान लिया t1, तो इसके लिए क्या लिखोगे बेटा mg माइनस t2 इक्वल टू ma, है ना। तो t2 इक्वल टू हो गया तुम्हारा mg बाई 3, तो t1 कितना हो जाएगा बच्चा, तो बोलोगे t बराबर ma, है ना, कितना हो जाएगा ये हो जाएगा 2mg बाई 3, ठीक है बच्चा। अब देखो पहला पूछा गया बेटा ऑप्शन के वायर 1 में स्ट्रेन, है ना, तो स्ट्रेन इक्वल टू क्या होता है, ये होता है बेटा स्ट्रेस बाई यंग्स मॉडुलस, है ना। स्ट्रेस कितना होता है, तो कहोगे टेंशन T बाई एरिया इनटू यंग्स मॉडुलस। देखो बेटा पुट करो तो वायर 1 में आ रहा है कि नहीं, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो गया बेटा। चलो बी को चेक करें, वायर 1 में तो गलत, वायर 2 में mg बाई 3 है भाई, सही है ना बेटा। बी चेक करें, वायर 2 में तो गलत बेटा, ठीक। अब आ जाए क्वेश्चन नंबर 27 में। देखो बच्चा 27 हमारे कहता है बेटा कि एक बुलेट है मास 1 किलोग्राम का, स्ट्राइक्स ए ब्लॉक ऑफ मास कैपिटल M2 kg कनेक्टेड टू ए लाइट स्प्रिंग ऑफ स्टिफनेस 3 न्यूटन पर मीटर, स्पीड हमारा है 3 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। देखो बच्चा एक बुलेट मान लिया जाए, इस बुलेट का मास है बेटा 1 किलोग्राम और ये 3 मीटर पर सेकेंड से मूव करते हुए आगे बढ़ा, ठीक है। और एक ब्लॉक है मास 2 किलोग्राम का, एक ब्लॉक है बच्चा ये 2 किलोग्राम का ब्लॉक है, जाकर के यहाँ टकराएगा ये, और ये लगा बेटा एक स्प्रिंग से, है ना, ठीक है। इफ द बुलेट गेट्स एम्बेडेड इन द ब्लॉक, बुलेट जो है बेटा ब्लॉक में धस गया, ठीक है। तो कहता है पहला सवाल, लीनियर मोमेंटम ऑफ बुलेट प्लस बॉक्स सिस्टम इज नॉट कंजर्व्ड ड्यूरिंग इंपैक्ट,
बिकॉज स्प्रिंग फोर्स इज इम्पल्सिव। गलत ना बच्चा? जब ये टकराएगा उस समय तो हमारा स्प्रिंग नेचुरल लेंथ में है, इसका मतलब टक्कर के समय स्प्रिंग तो फोर्स लगाया नहीं, तो ए गलत ना हो गया बेटा। बी देखो, लीनियर मोमेंटम ऑफ बुलेट प्लस ब्लॉक सिस्टम इज कंजर्व्ड ड्यूरिंग इंपैक्ट बिकॉज स्प्रिंग फोर्स इज नॉन इम्पल्सिव। सही है बच्चा ना? बोलो ठीक है। सी देखो, मैक्सिमम कंप्रेशन इन द स्प्रिंग इज 2 मीटर। देखते हैं बेटा, तो देखो जब आके टकराएगा बेटा है ना, सी वाले के लिए, सी वाले के लिए देखो बात कर रहे हैं बेटा, ब्लॉक की मास हो जाएगा बेटा 2 + 1 kg, बोलो है ना, और वेलोसिटी हो जाएगी इसकी v। तो मोमेंटम कंजर्व कर लो। पहले कितना था मोमेंटम? 1 × 3, बाद में हो गया 2 + 1 × v। सो v आ गया बेटा हमारा कितना? 1 मीटर पर सेकेंड। ठीक है। अब देखो, अब इसके आगे बढ़ेगा बेटा तो स्प्रिंग को कंप्रेस करेगा, है ना बेटा? ठीक है, स्प्रिंग का कांस्टेंट वो दिया हुआ है 3 न्यूटन पर मीटर। क्या कहोगे? इसकी पूरी की पूरी काइनेटिक एनर्जी हाफ 2 + 1 × v², सब कहां चली जाएगी? स्प्रिंग के पोटेंशियल एनर्जी में। तो हाफ के x², हाफ कैंसिल कर लो, तो 3 × 1² = 3 × x²। सो x = बेटा 1 मीटर आएगा ना, इसका मतलब सी हमारा गलत है और डी हमारा सही है। ठीक है। अब आ जाओ 28 में। देखो बेटा, क्वेश्चन नंबर 28 क्या कहता है? 28 कहता है बेटा, रेक्टेंगुलर ब्लॉक, रेक्टेंगुलर बार is uniformly loaded axially with a force per unit area sigma। ठीक है बेटा, देखो इस पे ऐसे ऐसे फोर्स लग रहा है और ये फोर्स पर यूनिट एरिया कितना है बेटा? ये सिग्मा है ना, यहां भी लग रहा है ऐसे ही फोर्स। ठीक है। अब कहता है नॉर्मल स्ट्रेस फॉर द सेक्शन इज सिग्मा, है ना बेटा? देखो सेक्शन कैसे बना हुआ है, सेक्शन ऐसे बना हुआ है जो कि एंगल थीटा पे, इसकी बात की गई है ना बेटा? ठीक है ना? तो देखो बच्चा, अब मैं कहता हूं इसको मिटा दो, ध्यान मत दो इसके ऊपर। ठीक है बेटा? अब सोच के देखो, जब ऊपर नीचे फोर्स बराबर लग रहा था बेटा तो सिस्टम तो था इक्विलिब्रियम में, इसका मतलब ये मूव नहीं कर पा रहा होगा, और जब ये मूव नहीं कर पा रहा होगा बेटा तो इसके ऊपर जो फोर्स लग रहा होगा यहां से, उसके मैंने मान लिया F', और ये हमारा है बेटा कितना? F। अब बाई एरिया इक्वल टू दिया है सिग्मा, है ना बेटा? तो F इक्वल टू कितना हो गया बोलो? F हो गया बेटा सिग्मा इंटू ए कौन सा एरिया है? ये वाला एरिया है ए। ठीक, देखो बेटा आगे बॉडी मूव नहीं किया तो F' इक्वल टू F होना चाहिए ना, सिग्मा इंटू ए होना चाहिए ना बेटा? ठीक है। अब देखो कहता है नॉर्मल स्ट्रेस, इसका मतलब परपेंडिकुलर। चलो इस फोर्स का कंपोनेंट करें। देखो बेटा ये फोर्स का एंगल थीटा है, तो ये भी एंगल थीटा है बेटा, है ना? ये एंगल बराबर ना होगा, इधर कंपोनेंट क्या लिख दोगे? F' cos थीटा। इधर क्या हो जाएगा बेटा? F' sin थीटा, है ना बेटा? अब देखना ध्यान से, ये एरिया हमारा ए है बच्चा, है ना? तो एरिया वाल मान लिया मैंने A'। ठीक है। तो देखो तो अभी क्या बोलोगे? इस वाले पे स्ट्रेस कैसा स्ट्रेस? तो नॉर्मल स्ट्रेस। स्ट्रेस को मैं लिखता हूँ बेटा टाउ से, स्ट्रेस में लिखता हूँ टाउ से, लगे टाउ तुम टॉक भी लिखते हो, सिंबल तो सिंबल है बेटा। चलो ये हमारा स्ट्रेस से n हो गया नॉर्मल, इसका मतलब क्या हो गया बोलो? ये हो गया F' sin थीटा बाई A', है ना बेटा? देखो ध्यान से, F' जो हमारा है वो तो है सिग्मा ए, ये हो गया बेटा sin थीटा डिवाइडेड बाई, अब देखो ये एंगल थीटा है बेटा, तो ये भी एंगल क्या होगा? थीटा होगा, है ना? दिख रहा है ना? ये एरिया छोटा है ना बेटा, ये एरिया बड़ा है ना, तो क्या कहोगे? sin थीटा इक्वल टू ये बाई ए, डैश कितना हो जाएगा फिर? ये हो जाएगा a बाई sin थीटा, इसका मतलब कितना हो गया? सिग्मा sin स्क्वायर थीटा, है ना बच्चा? अब देखो ऑप्शन नंबर ए गलत हो गया ना, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा गलत हो गया। बी देखो, शेयर स्ट्रेस फॉर द सेक्शन इज मैक्सिमम, शेयर स्ट्रेस देखना बच्चा बी वाले पार्ट के लिए। अब कहोगे शेयर स्ट्रेस, ये होता है कैसा बच्चा? टेंजेंशियल फोर्स बाई एरिया, है ना? तो कितना ये है? F' cos थीटा बाई, ये हो गया बेटा a बाई sin थीटा, और F' बराबर F सिग्मा a, है ना बच्चा? ये हो गया
cos थीटा और ए कट गया बेटा तो sin थीटा चला गया ऊपर, इसका मतलब सिग्मा बाई 2 इंटू साइन 2 थीटा। अब देखो 45 पे होगा ना मैक्सिमम ये, इसका मतलब हमारा बी ऑप्शन भी सही हो गया है ना बेटा, ए गलत और बी सही। अब कहता नॉर्मल स्ट्रेस इज सिग्मा साइन स्क्वायर थीटा, आ चुका है आंसर हमारा पहले ही है। डी कहता है शेयर स्ट्रेस 90 डिग्री के लिए मिनिमम होगा और जीरो हो जाएगा, देख लो 90 डिग्री पुट करो जीरो हो जाएगा ना, तो डी भी हमारा आंसर सही है बच्चा, है ना। चलो आगे देखें क्वेश्चन नंबर 29। देखो बच्चा क्वेश्चन नंबर 29 कहता है द कैपेसिटेंस ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इज C0 when the plate has air between them. This region is now filled with a dielectric slab of dielectric constant K. The capacitor is connected to a cell of EMF E. अब उसको इसे जोड़ दिया and the slab is taken out. अब स्लैब को बाहर निकाल दिया, ठीक है बच्चा। देखो ये हमारा है कैपेसिटर, इसमें तुम्हें डाल दिया है क्या, डाइलेक्ट्रिक, है ना बच्चा। तो अब कितना हो गया ये C0 के, ये सेल से लगा हुआ है ना बेटा, जिसका कि EMF E दिया है बेटा, है ना। अब स्लैब को बाहर निकाल रहे हैं, ठीक है बच्चा। सेल लगा हुआ है और स्लैब को बाहर निकाल रहे हो, पहला ऑप्शन कहता है इतना चार्ज फ्लो करेगा। देखो बच्चा तो बताओ जब सेल लगा रहा है इसमें कितना इनिशियल चार्ज है बेटा, इनिशियल चार्ज कितना है, तो बोलोगे C0 K इंटू E, है ना बेटा। और जब निकाल लिया तो कितना बचेगा चार्ज, C0 E, तो चार्ज घट गया ना बेटा, है ना। इसका मतलब डेल्टा Q कितना लॉस किया कैपेसिटर, इनिशियल माइनस फाइनल, C0 E K माइनस 1, है ना बच्चा। इतना चार्ज ये लॉस किया है ना, इसका मतलब ये गेन किया, सेल चार्ज गेन करेगा और ये लॉस करेगा। तो पहला ऑप्शन लिखा है चार्ज इतना फ्लोज थ्रू सेल, है ना बेटा, सेल से क्रॉस करेगा चार्ज नहीं, तो ये हमारा सही है। हाँ अगर लिखा होता कि डिलीवर्ड बाय सेल तो गलत हो जाता, है ना बच्चा। बी इतना एनर्जी इज एब्जॉर्ब बाय सेल, देखो बेटा अब लिख दी दिया एनर्जी हमारा एब्जॉर्ब हो गया, तो वर्क डन बाय सेल क्या होता है, क्यू इंटू साई बोलते हो ना बेटा। अभी कितना चार्ज फ्लो किया है, इतना ही चार्ज फ्लो किया है, तो C0 E स्क्वायर K माइनस 1, तो देखो बी भी सही हो गया, है ना। अब कहता है सी में एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर इज रिड्यूस्ड बाय, कैपेसिटर की एनर्जी कितनी रिड्यूस होगी, देख लो डेल्टा यू लॉस, इसका मतलब यू इनिशियल माइनस यू फाइनल, कितना बच्चा हाफ C0 K E स्क्वायर, बाद में हाफ C0 E स्क्वायर, है ना बेटा, बोलो ठीक है। तो क्या हुआ, हाफ आ गया ना फैक्टर, तो सी हमारा गलत हो गया बेटा, ठीक है। डी कहता है एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर, देख लिया हमने, एक्सटर्नल एजेंट हैज टू डू इतना अमाउंट ऑफ वर्क टू टेक आउट द स्लैब, है ना बच्चा। अब देखो सवाल में हालांकि ये मिसिंग है, ये होना चाहिए था कि इसको बहुत धीरे धीरे बाहर निकाले हम लोग, है ना। तो देखो इसको धीरे धीरे बाहर निकालोगे तो इसलिए क्या बोलेंगे हम लोग कि हीट डेवलप यहाँ पे नहीं होगा बेटा, है ना। तो एनर्जी का इक्वेशन क्या होता है बोलो, W सेल प्लस W एक्सटर्नल डेल्टा U प्लस H, सब निकाल चुके हो तुम, ये चीज तुम्हें निकालनी है बच्चा, है ना। H हमारा 0 है, तो हमारा डी ऑप्शन भी सही हो जाएगा बेटा, ठीक है। अब देखो नंबर 30 कहता है बेटा सर्कुलर डिस्क ऑफ रेडियस कैपिटल R रोल्स विदाउट स्लिपिंग ऑन ए रफ ओरिएंटल सरफेस, कहता है बेटा एक रफ ओरिएंटल सरफेस पे एक डिस्क जो है वो रोल कर रहा है ना, बिना स्लिप किए हुए। At the instant zone, its linear velocity is v, linear angular acceleration is a, angular velocity omega and angular acceleration alpha। देखो बच्चा 30 नंबर में सब कुछ दे दिया इसमें, वेलोसिटी v, एक्सीलरेशन a, एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा और ये अल्फा, ऐसे है ना बेटा। 4 पॉइंट्स ए बी सी डी पॉइंट्स माने गए ए बी सी और डी, ठीक है। कहता है डायमीटर ए सी वर्टिकल है और बी डी हमारा हॉरिजॉन्टल है, तो हमें करेक्ट ऑप्शन चुनना है बेटा, और ऑप्शन बी
बी की वेलोसिटी। देखो तो बच्चा, ए ऑप्शन में बी वाला पॉइंट ये रहा है ना बेटा। क्या बोलोगे? ट्रांसलेशनल मोशन की वजह से इसकी वेलोसिटी v है ना बेटा, रोटेशनल मोशन की वजह से इसकी वेलोसिटी ऐसे हो गई बेटा आर ओमेगा। तो इसका रिजल्टेंट क्या होगा? यू होगा ना बेटा, बोलो वी बी। तो हमारा ए ऑप्शन सही हो गया। बी देखो, सी की वेलोसिटी बी में देखना बेटा, सी वाला पॉइंट ये है, इसके लिए क्या बोलोगे? ट्रांसलेशनल मोशन की वजह से ऐसे भी और रोटेशनल मोशन की वजह से ऐसे आर ओमेगा, है ना बेटा। ठीक है, दोनों सेम डायरेक्शन में आ गया, वी बी सही। सी देखो, ए वाला पॉइंट का एक्सीलरेशन सी वाले में, ए वाला पॉइंट ये है बेटा, है ए वाला पॉइंट का एक्सीलरेशन, लीनियर एक्सीलरेशन ए, सेंटर ऑफ मास की वजह से, रोटेशन की वजह से टेंजेंशियल एक्सीलरेशन ऐसे, है ना बेटा, बोलो कितना आर अल्फा। और सेंटर के अबाउट ये सर्कुलर मोशन में है बेटा, तो सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन होगा कैसे? ओमेगा स्क्वायर आर। ठीक है, तो क्या हो जाएगा आंसर बताओ। देखो, इन दोनों का रिजल्टेंट और आर ओमेगा का स्क्वायर, ये भी सही है बेटा। डी वाले का एक्सीलरेशन, डी कहां है? देखो ये वाला पॉइंट, डी वाले का दिखना बच्चा, डी वाला हमारा ये है, लीनियर एक्सीलरेशन की वजह से ए, घूमने की वजह से टेंजेंशियल एक्सीलरेशन आर अल्फा, और सर्कुलर मोशन में तो है ही बेटा, तो सेंटर की तरफ ओमेगा स्क्वायर आर। तो देखो डी भी सही हो गया ना बेटा। ठीक है, 31 देखो, क्वेश्चन नंबर 31 कहता है बेटा, इन एलसीआर सर्किट वोल्टेज एक ड्रॉप अक्रॉस रेजिस्टेंस 8 वोल्ट and the voltage across inductor is 6 volt, across capacitor is 12 volt। देखो बेटा एलसीआर में कहता है वोल्टेज अक्रॉस रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस के अक्रॉस है बच्चा 8 वोल्ट, है ना, इंडक्टर के अक्रॉस है बच्चा 6 वोल्ट, है ना, और कैपेसिटर के अक्रॉस है बच्चा 12 वोल्ट, है ना। तो पूछा गया है सेलेक्ट द इनकरेक्ट अल्टरनेटिव, गलत कौन सा है? पहला, वोल्टेज ऑफ द सोर्स विल बी लीडिंग करंट इन द सर्किट। देखो बच्चा कैसे बनता है डायग्राम में, सीरीज में ना बेटा, तो आई कॉमन होगा, तो बोलोगे रेजिस्टेंस का वोल्टेज यू बनता है, इंडक्टर का वोल्टेज यू बनता है, और कैपेसिटर का ऐसे बनता है ना बेटा। तो देखो इन दोनों में क्या हुआ, ये डोमिनेट कर रहा है ना बेटा, जब ये डोमिनेट कर रहा है तो फिर इन दोनों का रिजल्टेंट ऐसे ना आएगा बेटा, बोलो रिजल्टेंट वोल्टेज कैसे आ जाएगा? पीछे आ जाएगा ना बेटा, है ना। तो क्या कहोगे? ऑप्शन नंबर ए हमारा वाकई में गलत है, और हमें गलत आंसर ढूंढना है ना। अब देखो बी में कहता है वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस ईच एलिमेंट विल बी लेस देन द अप्लाइड वोल्टेज। कहता है हर एलिमेंट में जो है बेटा वो रिजल्टेंट वोल्टेज से कम ही है। देख लेते हैं कितना होगा रिजल्टेंट वोल्टेज बेटा, v इक्वल टू स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा 12 माइनस 6, है ना बेटा, का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर 10। तुम देखो, देखो इससे कम है ना ये, इसका मतलब हमारा बी ऑप्शन भी गलत ही है। सी देखो, सी कहता है पावर फैक्टर ऑफ द सर्किट इज, क्या लिखोगे बेटा, tan psi इक्वल टू तो बेटा वी आर हो गया 8 बाई एक्सी माइनस एक्सएल 12 माइनस 6 हो गया, तो साई हो गया बेटा कितना 53। तो कॉस साई कितना हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा 3/5 ना। ठीक है, और ये लिखा है बेटा 4/3, गलत है ना। डी कहता है सोर्स वोल्टेज इज 26 वोल्ट, ये भी गलत ही है, सोर्स कितना था 10 वोल्ट ना। तो चारों इसके आंसर हो गए। ठीक, अब देखा जाए 32 में, देखो बच्चा क्वेश्चन नंबर 32 कहता है इन द गिवन एसी सर्किट, गिवन जो सर्किट है बेटा एसी का, इसमें द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द रेजिस्टेंस इंडक्टर एंड कैपेसिटर आर शोन इन द फिगर, है ना बच्चा, रजिस्टर में शो किया हुआ नहीं है ना। ठीक, अब देखो तो बेटा इसमें हमारा 1 एम्पियर करंट पास किया है, इसका मतलब वी आर कितना है बेटा, आई इंटू आर, ये हो गया 5 वोल्ट, है ना। वी एल हमारा है बेटा, वी एल हमारा है 20 वोल्ट, और वीसी हमारा है बेटा
30 वोल्ट। कैसे डायग्राम बनेगा? ऐसे हो गया बेटा आई, ये हो गया वी आर, ये हो गया वी एल, ये हो गया वी सी। वी सी बड़ा है ना, इसके बाद इन दोनों का रिजल्टेंट कुछ ऐसे आएगा बेटा, और इन दोनों का रिजल्टेंट ऐसे आएगा भी, है ना। तो क्या कहोगे? वोल्टेज लैग कर गया ना बेटा, लिखा करंट लीड्स वोल्टेज, सही है। बी कहता है वोल्टेज लीड्स करंट, गलत। सी कहता है पावर फैक्टर, तो क्या हो जाएगा सी के लिए? tan साई इक्वल टू कितना? तो कहोगे y बाई एक्स बेटा, y कितना हो गया? y कितना हो जाएगा? अच्छा यहाँ गलत कर दिया था मैंने, है ना। r बाई ये बाई ये करना चाहिए था ना मुझे, ये होना चाहिए था बेटा 6/8, तो हो जाएगा 37, तो ये हो जाएगा बेटा 4/5, तो भी गलत है। tan साई देखो बच्चा, ये हो जाएगा VC माइनस VL, ये हो जाएगा 30 माइनस 20 बाई आर, आर कितना बेटा 5, तो 2 हो गया ना। तो cos साई कितना हो जाएगा बेटा? ये हो जाएगा 1/√5, बोलो ठीक है। इसका मतलब हमारा आंसर सही है। और अप्लाइड वोल्टेज क्या कहोगे? डी वाले के लिए क्या कहेंगे बेटा? स्क्वायर रूट, इसका स्क्वायर कितना है 5 स्क्वायर, प्लस इसका स्क्वायर 30 माइनस 20 का स्क्वायर, ठीक है बच्चा। 15 तो नहीं आएगा ना ये, है ना। अब देखा जाए बेटा पार्ट 2 में, सेक्शन 2 में कॉम्प्रिहेंशन, ठीक है। देखा जाए बेटा कॉम्प्रिहेंशन 1, देखिए बच्चा कॉम्प्रिहेंशन 1 है ना। ये क्वेश्चन नंबर क्या है? 33 एंड 34। क्वेश्चन नंबर 33 एंड 34 कहता है बेटा कि एलास्ट टैंक है, क्रॉस सेक्शन एरिया ए है, कंटेन्स लिक्विड है बच्चा ऑफ डेंसिटी रो, सिलेंडर की डेंसिटी है ρ/4, लेंथ l, क्रॉस सेक्शन एरिया ए बहुत छोटा है बीकर से, अगर इक्विलिब्रियम में है, बाय अप्लाइंग एन एक्सटर्नल वर्टिकल डाउनवर्ड फोर्स एज शोन, सिलेंडर इज जस्ट सब बाय द लिक्विड एट t equal to 0, external force is removed instantaneously, assume that water level टैंक में सेम रहेगा। तो एक्सीलरेशन ऑफ सिलेंडर पूछा है बेटा 33 नंबर में। देखो तो ये सिलेंडर है ना, क्या कहेंगे? ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा नीचे, बायंसी फोर्स लगेगा ऊपर, यहां तक डूबा हुआ था ना ये, तो ऑब्वियस सी बात है ऊपर एक्सीलरेट करेगा। तो क्या कर दोगे? बायंसी माइनस mg इक्वल टू a, ठीक है बच्चा। बायंसी टोटल वॉल्यूम इंटू डेंसिटी ऑफ लिक्विड इंटू जी, इसका बेटा टोटल वॉल्यूम डेंसिटी ऑफ लिक्विड क्या दिया है ρ/4, है ना, इंटू जी इक्वल टू v इंटू ρ/4 इंटू a, है ना बच्चा। मास क्या होगा? डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, a कितना हो जाएगा बेटा? ये हो जाएगा 4g माइनस जी इक्वल टू 3g, है ना बेटा। इसका मतलब क्या हो गया आंसर इसका? ऑप्शन नंबर सी। फर्स्ट पार्ट कंप्लीट, है ना बच्चा। अब आते हैं सेकंड क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 35 34। देखना बेटा क्या कहता है। कहता है द स्पीड ऑफ सिलेंडर व्हेन इट रीचेस इट्स इक्विलिब्रियम पोजीशन, जब इक्विलिब्रियम पोजीशन में आएगा तो उसकी स्पीड क्या होगी? तो हमको पता है ना बेटा एक्सीलरेशन, है ना। सिंपल हम कर देंगे v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2s, है ना। गलत, क्यों गलत? क्योंकि बायंसी बेटा वेरी करेगा, है ना बेटा। इसका हमारा बायंसी फोर्स जो होगा बेटा ये वेरी करेगा, ठीक है ना। तो कहता है हमारा कि इसका स्पीड ऑफ सिलेंडर क्या होगा जब ये इक्विलिब्रियम पोजीशन पे आएगा, है ना। तो देखो बेटा, हालांकि सिंपल हार्मोनिक वन से भी कर सकते हो इसको, लेकिन बेटर होगा कि तुम नॉर्मल तरीके से करो, ठीक है। तो देखो बच्चा, मुझसे पूछा गया है स्पीड ऑफ सिलेंडर व्हेन इट रीचेस इक्विलिब्रियम पोजीशन। देखो तो बच्चा, तो चलो सिंपल हार्मोनिक वन से ही कर लेते हैं, है ना। लेकिन पहले हमको एससीएम प्रूव करना पड़ेगा। नॉर्मल तरीके से भी कर सकते हो तुम, लेकिन उसमें तुम्हें इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। तो देखो बेटा, मान लो अगर हम इक्विलिब्रियम की बात करें तो इन इक्विलिब्रियम क्या कहोगे? बायंसी इज इक्वल टू mg। मान लो बच्चा इक्विलिब्रियम पोजीशन में ये सिलेंडर हमारा यहां से h डूबा हुआ है ना बेटा। तो क्या कहेंगे?
बायएंसी हमारा कितना तो जाएगा एरिया ए इंटू एच, डेंसिटी ऑफ लिक्विड इंटू जी, और एम जी कितना बचा एरिया ए टोटल लेंथ एल है ना बेटा इंटू रो बाई 4 इंटू जी, इसका मतलब H इक्वल टू एल बाई 4 है ना बेटा, मतलब सिर्फ 1/4 डूबा रहेगा है ना। अब सोचो कि अगर ये इक्विलिब्रियम पोजीशन से हल्का सा डिस्टर्ब किया जाए, चलो मान लो ये हो गया H प्लस एक्स, मतलब इसको x धकेल दिया नीचे, तब क्या बोलेंगे बेटा mg माइनस बी बराबर ma, मान लिया इसका एक्सेलरेशन a है ना, क्या लिख दोगे mg a इक्वल टू g माइनस b बाई m, तो g माइनस बायएंसी कितना बचा एरिया a इंटू h प्लस एक्स इंटू रो इंटू जी डिवाइड बाई कितना m कितना m हो जाएगा तुम्हारा एरिया a इंटू रो बाई 4 इंटू जी ओनली, ठीक है बच्चा है ना। तो क्या हो गया हमारा a इक्वल टू जी माइनस, ध्यान देना बेटा a और रो कट गया है ना, 4 चला गया ऊपर 4 बाई, अच्छा एल भी तो होगा ना बेटा, एरिया इंटू लेंथ 4 बाई एल इंटू एच प्लस एक्स, तो देख लो बच्चा h इक्वल टू एल बाई 4 करोगे है ना, तो g हमारा कट जाएगा, तो क्या बचेगा तुम्हारा माइनस 4x बाई एल इंटू जी, बोलो बेटा ठीक है। इसका मतलब सिंपल हार्मोनिक मोशन प्रूफ हो गया बेटा, तो ओमेगा कितना हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 4g बाई एल है। अब कुछ सोच के देखो, जहां तुमने छोड़ा बेटा है इसके मुकाबले में कितना डूबा हुआ था, तो कहोगे इसके मुकाबले में वो h ये था, तो ऊपर वाला पार्ट बचा हुआ था ना बेटा, इसका मतलब इसमें एम्पलीट्यूड कितना हो गया बेटा बोलो, तो एम्पलीट्यूड हमारा क्या हो जाएगा बच्चा, इसके मैंने मान लिया एडस कितना हो जाएगा बेटा, तो कहेंगे इतना डूबा हुआ था एक्स्ट्रा, ये कितना है L माइनस एच, इसका मतलब 3L बाई 4, तो फिर मैक्सिमम स्पीड क्या होती है मेन पोजीशन पे ये ओमेगा ना बच्चा, तो 3L बाई 4 डिवाइड बाई 4G बाई L है ना बेटा, कितना हो जाएगा आंसर देख लो, तो आंसर हो जाएगा बेटा 4, 2 बाहर जाएगा 2 कट जाएगा 3/2 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। अब आया जाए नेक्स्ट कॉम्प्रिहेंशन में 35 36, देखो बच्चा 35 36 में पैराग्राफ कॉम्प्रिहेंशन 2 35 36 कहता है बेटा एक यूनिफॉर्म डिस्क मान लो मास m का रेडियस r का, जो फ्री है घूमने के लिए हॉरिजॉन्टल प्लेन में अबाउट ए वर्टिकली स्मूथ फिक्स्ड एक्सिस पासिंग थ्रू इट्स सेंटर, there is a smooth groove of a small width along the radius of the disk and one small ball of same mass is attached to a spring as shown in the figure. Initially, spring is in natural length of r/2. Disk is given angular velocity omega naught and release. देखो बच्चा एक डिस्क है, इस डिस्क में ऐसा ग्रुप बना हुआ है ना, और इस ग्रुप से रेडियस r है इसका है ना, डिस्क का मास m और बॉल का मास भी m, नेचुरल लेंथ r/2 पे है बेटा, नेचुरल लेंथ r/2 पे है ये, और बॉल का मास भी m ही है ना। The disk is given angular velocity omega naught and released. इसको दिया बेटा हमने angular velocity omega naught और छोड़ दिया, ठीक है। कहता है बेटा angular velocity of disk when elongation the spring becomes r/2. डिस्क की एंगुलर स्पीड क्या होगी जब ये यहाँ पहुंच जाएगा है ना बेटा, सिंपल, जब डिस्क यहाँ पहुंच जाएगा बेटा बॉल, तो एंगुलर मोमेंटम कंजर्व कर लो, क्योंकि एक्सटर्नल फोर्स एक्सटर्नल टॉर्क तो है नहीं है ना, तो पहले कितना था बेटा एंगुलर मोमेंटम आई ओमेगा, डिस्क के लिए कितना
एम आर स्क्वायर बाई 2 प्लस इसके लिए कितना बच्चा m इंटू आर बाई 2 का स्क्वायर इंटू कितना ओमेगा नॉट। बाद में कितना हो गया, बाद में हो गया कितना, देखो बेटा डिस्क के लिए एम आर स्क्वायर बाई 2 यहाँ पहुंच गया तो एम आर स्क्वायर है ना इंटू ओमेगा। तो ओमेगा क्या हो जाएगा बेटा, ओमेगा नॉट इंटू फैक्टर कितना हो गया 1/2 प्लस 1/4 इज 3/4 डिवाइड बाई कितना बच्चा 1/2 प्लस 1/2 3/2 है ना बेटा। तो ये हो गया ओमेगा नॉट बाई 2। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर हमारा आंसर लिखा है बेटा, आंसर इसका बी। बी कैसे, अच्छा बी तो नहीं होना चाहिए बेटा, आंसर तो यही होना चाहिए है ना। चेक करना, तुम भी चेक करना कैलकुलेशन। लेकिन दिख रहा है किलोमीटर पर इनर्शिया बढ़ गया तो एंगुलर स्पीड तो घटेगी है ना बेटा। चेक करना तुम लोग भी आंसर एक बार, मुझे लगता है गलत है आंसर ये। देखो 36 में रेडियल वेलोसिटी ऑफ बॉल when elongation in the spring becomes r/2। रेडियल वेलोसिटी ऑफ बॉल क्या होगा, जब स्प्रिंग में इलोंगेशन r/2 होगा है ना बेटा। इसकी रेडियल वेलोसिटी यहाँ पहुंच गया बेटा, इसकी दो वेलोसिटी होगी, एक तो ऐसे वेलोसिटी होगा बेटा r ओमेगा और एक ऐसे वेलोसिटी होगा है ना, ये बाहर भी जा रहा है ना। ठीक है, तो देखो बेटा एक्सटर्नल फोर्स तो है नहीं है ना बेटा, कोई नॉन कंजर्वेटिव फोर्स तो है नहीं, तो सिस्टम की काइनेटिक एनर्जी या पूरी एनर्जी सेम ही रहेगी ना बच्चा, बोलो टोटल एनर्जी सेम रहेगा ना। तो बोलो पहले कितना एनर्जी था, तो कहोगे हाफ इंटू आई इनिशियल इंटू ओमेगा इनिशियल और पोटेंशियल एनर्जी जीरो। बाद में क्या हो गया बेटा, तो कहेंगे हाफ इंटू आई फाइनल इंटू ओमेगा फाइनल स्क्वायर, या ऐसे लिखो बेटा, ज्यादा अच्छा ये होगा, समझने में आसानी होगी। काइनेटिक एनर्जी ऑफ डिस्क प्लस काइनेटिक एनर्जी ऑफ पॉइंट मास प्लस पोटेंशियल एनर्जी जीरो बराबर काइनेटिक एनर्जी ऑफ डिस्क प्लस काइनेटिक एनर्जी ऑफ पॉइंट मास प्लस पोटेंशियल एनर्जी ऑफ स्प्रिंग है ना बेटा। डिस्क की कितनी एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, तो बोलोगे हाफ आई इंटू ओमेगा नॉट स्क्वायर प्लस पॉइंट मास में अभी ये साथ जा रहा था ना ऐसे, तो अभी इसकी वेलोसिटी कितनी थी आर ओमेगा नॉट, तो हाफ एम आर ओमेगा नॉट का स्क्वायर इज इक्वल टू डिस्क की हाफ एम आर स्क्वायर बाई 2 इंटू ओमेगा स्क्वायर प्लस प्लस इसकी काइनेटिक एनर्जी, देखना ध्यान से बेटा, हाफ एम इंटू कितनी वेलोसिटी, तो बोलोगे वी स्क्वायर प्लस आर ओमेगा का स्क्वायर है ना बेटा, प्लस स्प्रिंग का एनर्जी हाफ के एक्स स्क्वायर। कितना इलोंगेट किया, ये इलोंगेट किया बेटा ये r बाई 2 है ना। देखो बच्चा के इसके साथ दिया हुआ होगा, के में कितना दिया हुआ था, चलो के दिया हुआ है m ओमेगा स्क्वायर बाई 2 है ना बेटा। सॉल्व करो, सॉल्व करके इसका भी निकाल लो। ठीक है बच्चा, आंसर आ जाएगा इसका बी। एक बार चेक करना कैलकुलेशन इसका भी है ना बेटा। इस तरह से हमारा पेपर 1 हो गया है ना बच्चा। चलो पेपर 2 तुम्हें मैं कल दूंगा करके, ठीक है। सारा वीडियो देखो बेटा और सारा आंसर अपना आंसर्स मैच करो, गलतियां कहाँ हुई ढूंढो। ठीक है बेटा, कम नंबर आने का तो ज्यादा दुखी नहीं होने का, ज्यादा नंबर आने का ज्यादा खुश नहीं होने का, है ना। बस बैलेंस रखो अपने आप को, जहां भी हो वहां से इम्प्रूव करो। ठीक है, चलो।